हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से। सितंबर का सेकंड सेशन है ये, सितंबर का सेकंड करंट अफेयर्स का सेशन है। सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स अभी आप लोग देखने वाले हो। काफी लेट हो गया मुझे अपलोड करते हुए। हमारे अपने स्टूडेंट्स विद्या गुरु के काफी सारे बच्चों ने एसबीआई का क्लर्क प्री क्लियर किया था। अब उनका मेंस का एग्जाम था, उनके साथ बहुत बिजी थी मैं। अब आप लोगों का भी होगा मेंस का एग्जाम, तो मैंने उस चीज को दिमाग में रखा है क्वेश्चन सेलेक्ट करते हुए भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस में ही क्वेश्चन आएंगे। जो भी कंपेटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं, एसबीआई क्लर्क का मेंस हो या आईबीपीएस हो या एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। आप देख लेना, बहुत सारी नई चीजें पढ़ेंगे जो आपने नहीं सुनी होंगी। गवर्नर्स काफी स्टेट्स के नए जो हैं वो बने हैं, आपको पढ़ना है। वो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ यूएस ओपन के बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हुई होंगी उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आज शेयर करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा। शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम की। अगर उसमें करंट अफेयर्स आता है, ये सेशन हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब करिए विद्या गुरु के, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन साथ में आता है उसे जरूर दबाइएगा। इससे नोटिफिकेशंस आते हैं सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के। जब हम अपलोड करते हैं वीडियो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है जब आप बेल आइकॉन प्रेस करते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगी पहले क्वेश्चन से। अब आप ध्यान से फोकस हो जाइए। एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत सोच के डाला है। पीछे वाला क्वेश्चन मुझे पता है आपको ये पहले से आता होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। चरणजीत सिंह चन्नी इनका नाम है। ये रही इनकी पिक्चर, इन्हें देख लीजिए। मैंने क्या कहा? चरणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। अब नीचे वाले पंजाब पंजाब सुनते हुए हो सकता है आप भूल गए हो, गुजरात के भी तो नए चीफ मिनिस्टर बने थे ना। गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, नाम याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में हम यूएस ओपन डिस्कस कर रहे हैं। और यूएस ओपन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सिंगल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। यूएस ओपन सिंगल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंगल्स में सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा शौक आपको लगेगा नोवाक जोकोविक को हारा हुआ देख करके, मुझे पता है। तो नोवाक जोकोविक हार गए। इन्हें हरा करके डेनियल मेडवेडेव, जिनकी आप पिक्चर देख रहे हैं, वो डेनियल मेडवेडेव ने हराया है नोवाक जोकोविक को। आपको बता दूं, सिंगल्स में नेशनैलिटी जरूर याद रखिए। मिक्स्ड में आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल राइट। लेकिन आप सिंगल्स में जो प्लेयर्स जीते हैं या हारे हैं उनकी नेशनैलिटी याद रख लीजिए। कई बार रनर अप का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो डेनियल मेडवेडेव ने हराया है नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं और डेनियल मेडवेडेव रशिया के हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन नीचे वाले में विमेन सिंगल्स हम पढ़ रहे हैं। विमेन सिंगल्स में जीतने वाली हैं एमा राडुकानु। एमा राडुकानु जो है वो यूनाइटेड किंगडम की है। इन्होंने हराया है लीला फर्नांडिस को। लीला फर्नांडिस कहाँ की हैं? कनाडा की हैं। नाम बार बार बोलिए। वीडियो अगर देख रहे हैं तो थोड़ा अलग से होकर के देखिए ताकि नाम साथ साथ आप बोलते रहें, क्योंकि आप नाम बोलोगे नहीं तो आपको नाम याद ही नहीं होंगे, विश्वास करना आप। मैंने बोला लीला फर्नांडिस को हराया है किसने? एमा ने। एमा ने लीला को हराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन जीता कौन हारा। अब यहाँ पर हम यूएस ओपन के विनर्स में डबल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेंस डबल्स हो, विमेंस डबल्स हो या मिक्स डबल्स हो। अब मेंस डबल्स है तो दैट मीन्स दो मेन, राजीव राम और जो सैलिसबरी, ये विनर्स हैं। मैंने क्या कहा? राजीव राम, जो सैलिसबरी, ये मेंस डबल्स जीते हैं। उसके बाद आप विमेंस डबल्स पे आ जाइए। समांथा स्टॉसर और जैंग शुआई। अच्छा, जैंग और समांथा, मैंने क्या कहा? ये विमेंस डबल्स वाली। राजीव और जो मेंस डबल्स वाले। मिक्स डबल्स में एक महिला है एक पुरुष है, 1 फीमेल एंड 1 मेल। डेजिरे क्रॉजिक जो है वो ऑब्वियसली बात है आपको दिख गई होंगी, वो फीमेल है। और जो सैलिसबरी जो है वो मेल है। तो डेजिरे क्रॉजिक और जो सैलिसबरी जीते हैं मिक्स्ड डबल्स में। इनका नाम आप बहुत बार सुनते हो मेरे से, फेमस प्लेयर्स हैं, आपको ये याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से अब केयरफुल हो जाइए। यूपीआई हमारा वाला,
यूपीआई हमारा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पे नाउ किसका? पे नाउ यहां पे आप देखिए लिखा हुआ आएगा सिंगापुर वाला, तो यूपीआई हमारा वाला, पे नाउ सिंगापुर वाला। अब यहां पर ध्यान से पढ़िए, इंडिया और सिंगापुर टू लिंक देयर फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस हमारा वाला यूपीआई। हम कह रहे हैं ये और पे नाउ, पिक्चर देखिए थोड़ा सा शायद याद हो जाएगा। तो इंडिया और सिंगापुर लिंक कर रहे हैं अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम को किसको किससे लिंक कर रहे हैं? कह रहे हैं यूपीआई को पे नाउ से लिंक कर रहे हैं। पे नाउ पढ़ के आप पेटीएम से जोड़ लोगे, फोन पे से जोड़ लोगे, किसी से जोड़ लोगे, बट पे नाउ सिंगापुर का है, हमारा नहीं है। हम कह रहे हैं पे नाउ सिंगापुर वाला और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो हमारा वाला, ये जोड़ रहे हैं। और हम कह रहे हैं ऑपरेशनल कब से होगा? क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। पे नाउ कहाँ का है? सिंगापुर का है। मैंने कहा किन दो फाइनेंशियल जो चीजें हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है, तो पेमेंट मेथड्स कौन से, फास्ट पेमेंट मेथड्स कौन से वाले? हमने कहा यूपीआई और साथ ही साथ में पे नाउ को जोड़ रहे हैं। कब से ऑपरेशनल है ये देख लीजिएगा, जुलाई 2022 से 22 से ये फंक्शनल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल। ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सिर्फ एक स्लाइड देख लो, अच्छा अगर आपने आज का वीडियो पूरा देखा तो आप ये सुनिए लगभग 70 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको ये मैं बता दूं, आप इसको 70 ही मानोगे जब आप खुद इसको पढ़ोगे ध्यान से। 27 तो मेरे पास पेज है और एक पेज पे मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ। यूएस ओपन में आप एक पेज पे 3 क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, जहां पे आपने मेंस डबल्स, विमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स पढ़ा था। तो आप हर पेज की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा समझिए कि कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ई श्रम पोर्टल है, किसने लॉन्च किया है, किसका बनाया है? तो हम कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का बनाया है। आपको हेडलाइन से, हेडिंग से भी इस पेज की एक क्वेश्चन मिलेगा। क्या कहा मैंने? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है जिसका बनाया हुआ ई श्रम पोर्टल, ये रहा मेरे पीछे। मैंने कहा इसका पर्पस क्या है? क्रिएशन ऑफ नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। देखिए मेरी बात सुनिए, रोजगार का आंकड़ा बताया जाता है, एम्प्लॉयड लोगों का आंकड़ा बताया जाता है, तो ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तो हर बार बात की जाती है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तो कोई बात करता ही नहीं है। तो यहां पर ये बात कह रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है ना, उसके अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स है ना, उनका नेशनली उनका डेटाबेस बनाया जाएगा। ये पर्पस है ई श्रम पोर्टल का। अब इस ई श्रम पोर्टल से क्वेश्चन और क्या आ सकता है? पहले तो मैंने क्या कहा, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, विश्वास करिए प्लीज। उसके बाद मैं ये कह रही हूं, जो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट है ये भी आएगा कि हम कह रहे हैं इसमें जब ये वर्कर्स आ जाएंगे, डेटाबेस आ जाएगा, तो उनको इंश्योरेंस मिलेगा। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, किस कंडीशन में? अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं। तो परमानेंटली डिसेबिलिटी वाली, परमानेंट डिसेबिलिटी वाली कंडीशन या फिर डेथ वाली कंडीशन में 2 लाख का इंश्योरेंस, लेकिन 1 लाख का इंश्योरेंस भी दे रहे हैं कि अगर किसी को पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है उस केस में 1 लाख का इंश्योरेंस। ये ई श्रम पोर्टल की कहानी हम सुन रहे हैं। उसके बाद नीचे देखिए, ई श्रम कार्ड है। अच्छा अगर कोई वर्कर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, कैसे पता चलेगा? कोई कार्ड दे रहे हैं ना उसको, तो ई श्रम कार्ड है जो उनको दिया जाएगा, जिसके अंदर 12 डिजिट का, ये सुन लीजिए, वो पूछ सकता है कितने डिजिट का यूएएन नंबर है, ये भी पूछ सकता है वो। इसीलिए मैंने लिखा है 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाला ई श्रम कार्ड। समझ रहे हैं पूरी चीज? एक एक वर्ड जो इस पेज पे लिखा है आपको अच्छे से पढ़ना और याद करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, पहला अपनी तरह का, सुपर इंपॉर्टेंट होगा, आप जानते हो। ऊपर से इंडिया होस्ट कर रहा है तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं बात कर रही हूं ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की, पहला अपनी तरह का, अब से हर बार होगा, ये भी कह रहे हैं। पहले इंडिया में कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं कॉन्फ्रेंस जो है, उसके बाद में कह रहे हैं अब आगे भी मनाया करेंगे, आगे भी इसको सेलिब्रेट करेंगे। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस
in November 2021. That means इस साल नवंबर 2021 में इसे कॉन्फ्रेंस को मतलब होल्ड किया जाएगा। कहां पे जरा सुनिए, नवनालंदा महाविहार कैंपस। नवनालंदा महाविहार कैंपस, ये एक्चुअल में नालंदा बिहार में उसी जगह पर ये वो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है जो वहां पर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। अब यहां पर ना बड़ी चीज ये है कि आप ये देखिए कि अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज अनाउंस्ड वर्थ $20,000। अब रुपीज नहीं है, $20,000 का आपको बता रही हूं अवार्ड भी दिया जाएगा। किस चीज की बात हम कर रहे हैं? अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज। बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रमोशन पे अवार्ड $20,000 का। अवार्ड मनी भी पूछी जा सकती है, कहाँ होगा ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपने वर्ड नहीं पढ़ा, ग्लोबल है तो आप कहोगे ये तो इंडिया से ही रिलेटेड हुआ। नहीं, हम कह रहे हैं ग्लोबल आने की वजह से कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है वो ये पूछे तो इंडिया होस्ट कर रहा है, आपको ये भी जानना होगा ना। अब हम कह रहे हैं ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड एनुअली। यही मैंने आपको कहा था, ऐसा नहीं है एक बार करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। ये कह रहे हैं अब से एनुअली हुआ करेगी ये वाली कॉन्फ्रेंस। तो आपके लिए आगे से एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया करेगा हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडो नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम सूर्य किरण। अच्छा, ये 15वें नंबर का है, 15वें नंबर का है। सूर्य किरण होती रहती है, इतनी ज्यादा बार होती है, तभी तो 15वें नंबर की है। तो कंडक्टेड एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड, यही इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण किसके बीच में हुई? तो हम कह रहे हैं सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में हुई। सूर्य किरण इस बार कौन से नंबर की हुई? 15वें नंबर की हुई। कहां पर हुई? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई। याद रखिएगा, कोई ये भी पूछ सकता है ना किस तरह की एक्सरसाइज है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अब देखिए आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा, हाँ जरा सा, बट मैं ट्राई करूंगी आपको समझ में आ जाए। अच्छा, सैंडबॉक्स क्या होता है? रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हम सुन रहे हैं, ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है क्या? तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हम कह रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फाइनेंशियल एजेंसी जैसे बहुत बड़ी सी फाइनेंशियल एजेंसी जैसे आरबीआई प्रोवाइड करा रही है फाइनेंशियल एजेंसीज को, जैसे हम कह रहे हैं कुछ बैंक्स हो गए या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए उनको। अब ये सेंट्रलाइज्ड बैंक हमारा, ठीक है, इसने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोवाइड कराया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ये एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। वो प्लेटफॉर्म क्या करता है? उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई फाइनेंशियल एजेंसी है, एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगी, छोटा सा एग्जाम्पल। सैंडबॉक्स का मतलब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आपको वैसे ही पता होना चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम लिखते रहते हो तो। बस इतना याद रखिए, सपोज करिए आरबीआई ने अगर कुछ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया है, एचडीएफसी कुछ लॉन्च करना चाहता है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ लॉन्च करना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। उनके लिए चीज आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये लाइव टेस्टिंग कर पाते हैं बिफोर द लॉन्च। अगर सीधा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च कर दे उसके लिए प्रॉब्लम होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी तरह की क्या आने वाली है, अगर वो लाइव टेस्टिंग किसी प्लेटफॉर्म पे उस चीज की पहले ही हो जाए तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, आरबीआई ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये बता दूं, एसबीआई में बच्चों ने लास्ट टाइम फीडबैक दिया था, कोहर्ट वाले क्वेश्चंस आए थे। तो कोहर्ट वाले क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं हर हाल में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ये जरा पढ़िए, जो ये लिखा है ये पूरा एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, थीम्स अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, जिसमें हमने 3 कोहर्ट ग्रुप होता है, सिमिलर टाइप का ग्रुप है। तो हम कह रहे हैं कि फर्स्ट कोहर्ट था, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटेल पेमेंट्स थी, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा लाइव टेस्टिंग करने के बाद पूरा का पूरा लाइव टेस्टिंग भी इसके ऊपर खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कोहर्ट है उसमें क्या था, रिटेल पेमेंट्स थी, इसका टेस्टिंग खत्म हो चुका है, इट हैज बीन कंप्लीटेड। फिर मैं कह रही हूँ सेकेंड कोहर्ट पे आते हैं।
आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में सेकेंड कोहर्ट में अभी जो है ये आ रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। क्या आ रहा है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेकेंड कोहर्ट का पार्ट है। फिर मैं कह रही हूँ ये अभी टेस्टिंग फेज में है, इसका मतलब ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट कोहर्ट की, ये टेस्टिंग फेज में चल रहा है। और तीसरे की एप्लीकेशंस अभी इनवाइट की हैं थर्ड कोहर्ट में। एमएसएमई लेंडिंग की बात की जाएगी। थर्ड कोहर्ट में क्या रखा जाएगा? एमएसएमई लेंडिंग रखा जाएगा। और थर्ड कोहर्ट क्या है? इसके लिए मैंने क्या कहा? एप्लीकेशंस अभी इनवाइट की गई हैं। याद रखिए कोहर्ट के अंदर है क्या क्या वो आपको देखना है। कौन सा कंप्लीट हो गया, कौन सा अभी चल रहा है, कौन सा अभी चलने वाला है कि जिसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। तो इसे याद रखिए, क्वेश्चन पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप। पहले सुनिए, ये शिप है, क्या कर रहा है? न्यूक्लियर मिसाइल का पहले से ही पता लगा लेता है कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है तो हमने क्या कहा, जरा आप ध्यान से पढ़िए। इंडिया का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, जिसका नाम है आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव एग्जाम में आएगा, पूछा जाएगा ये क्या है। तो हमने क्या कहा, ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जरा इसमें एक पॉइंट है जहां पर जो बात मैं आपको बता रही थी कि बहुत दूर से पता लगा लेगा। क्या पता लगा लेगा? केपेबल ऑफ ट्रैकिंग न्यूक्लियर मिसाइल एट अ लॉन्ग रेंज, प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग ऑफ अटैक्स बाय बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहां पे ध्यान से पढ़िए ना कि अगर कोई न्यूक्लियर मिसाइल है, बहुत दूर से पता लगा लेगा, ट्रैक कर लेगा। याद रखिए आईएनएस ध्रुव क्या है? आईएनएस ध्रुव क्या है, किस बारे में है? मैंने आपको क्या बताया, ये न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, इंडिया का पहला, हर हाल में याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब न्यू प्राइम मिनिस्टर्स। अब आप कहेंगे ट्रूडो तो हमारे देखे हुए हैं, तो ट्रूडो को ही दूसरी बार दूसरे टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के हैं, री इलेक्ट हुए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। हम जानते हैं, सब आप इनके वीडियोस देखते रहते हो। तो जस्टिन ट्रूडो, हम कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के हैं। देखिए, अगर आपको नाम पता भी होता है कनाडा के पीएम का, फायदा होगा नहीं, कई बार सिर्फ पार्टी ही पूछ ली जाती है। तो वो लिबरल पार्टी के हैं, री इलेक्ट हुए हैं कनाडा के प्रधानमंत्री की तरह दोबारा। चलिए, अब कनाडा के प्रधानमंत्री के बाद पढ़ने वाले हैं लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नए लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाटी। नजीब मिकाटी जो हैं वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्वेश्चंस याद रखिए, न्यू अपॉइंटमेंट्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे अब इसके बाद। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 15 सितंबर को एक्चुअल में एम विश्वेश्वरैया का बर्थ एनिवर्सरी, बर्थडे होता है। एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न थे, इन्हीं के बर्थडे पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, नेशनल इंजीनियर्स डे। अच्छा, अब यहां पर पढ़िए, वर्ल्ड ओजोन डे लिखा है मैंने। वर्ल्ड ओजोन डे को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर भी कहते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये 16 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। मैं कह रही हूं जो 16 सितंबर वाला ओजोन डे है, इसका थीम भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से याद करिए। थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। उन्होंने क्या बोला है, देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके बाद बताया है कीपिंग अस आवर फूड एंड आवर वैक्सीन्स कूल। ये थीम रखा है किसका? वर्ल्ड ओजोन डे का, इस साल वाले वर्ल्ड ओजोन डे का। अगला क्वेश्चन देखिए। अब एनएस विश्वनाथन कमिटी ऑन यूसीबीज। अच्छा, विश्वनाथन कमिटी, एनएस विश्वनाथन कमिटी है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात यहाँ पे होने लग गई। यूसीबीज क्या है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है। अब मैं आपको बता रही हूँ, बैंक वाले बच्चे और ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, ध्यान से। मैंने क्या कहा? सजेस्ट
4-tier structure for urban cooperative banks based on deposits. urban cooperative banks है, urban cooperative banks को 4-tier structure, टायर नहीं टीयर है ये, क्योंकि जब वो लेयर्स वाली बात होती है, जब वो वन आफ्टर अदर की बात होती है, वन आफ्टर अदर की बात होती है, तो उसे टीयर कहा जाता है। हम कह रहे हैं कि 4 लेवल्स हैं, 4-tier स्ट्रक्चर है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। ऑन व्हाट बेसिस? यहां पे कह रहा है टीयर 1 में वो वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो 100 करोड़ तक के टीयर 1 की कैटेगरी में रखे जाएं। एनएस विश्वनाथन कमेटी के हिसाब से यूसीबीज का 4-tier वाला स्ट्रक्चर, जिसमें हम कह रहे हैं पहले में 100 करोड़ तक के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, टीयर 2 में 100 से 1000 करोड़ तक के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर हम कह रहे हैं टीयर 3 में 1000 से 10,000 करोड़ तक के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद टीयर 4 में जो आ रहे हैं वो 10,000 करोड़ प्लस वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, चौथी कैटेगरी, चौथा लेवल, 4th टीयर में पड़ेंगे। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 300 करोड़। ध्यान से सुनना, अगर हम किसी को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। किसके लिए? रिटेल पेमेंट्स के लिए। रिटेल पेमेंट्स को मैनेज कर रही है। कहीं पर भी इंडिया में किसी भी तरह की रिटेल पेमेंट हो रही है तो उसके लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एनपीसीआई है। तो हम कह रहे हैं एनपीसीआई जैसा, मतलब कीप इट असाइड, वो एक एग्जाम्पल है सिर्फ। हम कह रहे हैं कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी को बनानी है, उसी को रेफर कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं मिनिमम कैपिटल उसके लिए उसका कितना होना चाहिए? 300 करोड़ का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है, कमिटी का नाम सुपर इंपॉर्टेंट है। कमिटी का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनएस विश्वनाथन कमिटी किससे रिलेटेड है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए, टोक्यो पैरालंपिक्स अचीवर्स। अब जो ये वुमन है, जो पहली महिला बनी है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ये एक्चुअल में पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने पैरालंपिक्स में हम कह रहे हैं 2 मेडल्स लाई हैं, एक गोल्ड, एक ब्रॉन्ज। हम अवनी लेखरा की बात कर रहे हैं। अवनी लेखरा जो हैं ऐसी पैरालंपियन पहली महिला जो 2 मेडल्स लाई हैं पैरालंपिक्स में। नाम याद रखिए। और आपको बता दूं एक और बात कि पहले आईएएस ऑफिसर जिन्होंने पैरालंपिक्स में मेडल जीता है वो बन गए हैं सुहास यथिराज। सिल्वर लाए हैं, ये पिक्चर आप देख सकते हैं सुहास यथिराज की और अवनी लेखरा की शूटिंग करते हुए, याद रखिएगा। और आपको पिक्चर में ये बैडमिंटन के साथ दिख रहे हैं, तो बैडमिंटन वाले सुहास यथिराज आईएएस ऑफिसर है। और मैंने कहा ये क्या लाए हैं? सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, जल शक्ति मिनिस्ट्री ओपन डेफिकेशन विलेज कैंपेन। ओपन डेफिकेशन थोड़ा मतलब आप खुद भी देखिए, 100-day कैंपेन है टू क्रिएट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस थ्रू वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। आपसे ये पूछा जाए अगर कि सुजलाम कैंपेन किससे एसोसिएटेड है, तो ये ओपन डेफिकेशन फ्री वाली बात हो रही है कि ये जल शक्ति मिनिस्ट्री। देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है ना तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज याद रखिएगा इस बात को। मैंने क्या कहा? ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज का जो कैंपेन चला रही है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री चला रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं इसके मिनिस्टर हैं जल शक्ति मिनिस्ट्री के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये रेलिवेंट है, आप जानते हो। इंपॉर्टेंट बात और जो मैंने कही वो क्या है? सुजलाम कैंपेन किससे रिलेटेड है? तो ये ओपन डेफिकेशन फ्री वाला कैंपेन है, उससे रिलेटेड है। दोबारा पढ़िए, 100 दिन का कैंपेन करना क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस को जो है थ्रू वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वो क्या कर रहे हैं? इस चीज को रोक रहे हैं। और मैंने क्या कहा? ये कैंपेन उससे एसोसिएटेड है। याद रखिए तीनों चीजें, चाहे मिनिस्टर का नाम है, चाहे कैंपेन का नाम है, या फिर वो कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। अब देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी,
पिक्चर आप देख पा रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की पिक्चर देखिए, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल एक्टिविस्ट भी थे। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी यूपी में अलीगढ़ में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जाएगी? अलीगढ़ यूपी में बनाई जाएगी, ये याद रखिए। फाउंडेशन स्टोन पीएम ने खुद रखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफी, किसी जगह की ज्योग्राफी से किसी चीज को आप जोड़ देते हो तो वो उस जगह से जुड़ने के बाद उस जगह का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देता है। बनारसी साड़ी में बनारस आता है ना, दार्जिलिंग चाय में चाय दार्जिलिंग जुड़ जाता है ना। वैसे ही इन चीजों को याद रखिए कि हम कह रहे हैं हथई चिली और टांगलोंग ऑरेंज। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, पिक्चर को भी देखिए जरा। किसी चीज को हम किसी जगह के साथ, अगर किसी जगह के साथ मतलब किसी जगह के साथ ज्योग्राफी के साथ जोड़ देते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है उसको मिल जाता है। हम कह रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैव बीन ग्रांटेड टू हैथई चिली। अब वो जो हैथई चिली है उसे सिरारा खोंग चिली भी कहते हैं, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा। हैथई चिली और सिरारा खोंग चिली एक ही हैं। हम कह रहे हैं टामिंगलोंग ऑरेंज, ये मणिपुर से अब जुड़ गए, इन्हें मणिपुर से जोड़ दिया गया क्योंकि मणिपुर को इनका जीआई टैग मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडो नेपाल एनईएफटी रेमिटेंस चेंजेस। अच्छा, इंडिया नेपाल के बीच में ट्रांजैक्शन होती होंगी, आप जानते होंगे। अब ये मत कहिएगा कि हम नहीं करते, हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन आ सकता है। बैंक वाले बच्चे थोड़ा और केयरफुल हो जाओ। एनईएफटी ट्रांजैक्शन है, लिमिट को हाइक किया है फ्रॉम 50,000 टू 2 लाख। पहले कह रहे हैं कि 50,000 का ट्रांजैक्शन लिमिट जो था हुआ करता था, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो 50,000 का लिमिट था। अब कह रहे हैं उसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है, उसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है। नीचे वाली बात इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें ऐसा था कि अगर आप पूरे साल के अंदर, मैक्सिमम लिमिट हुआ करती थी 12 रेमिटेंस की, बट अब वो कह रहे हैं वो जो लिमिट है पर रेमिटर, हम कह रहे हैं वो भी रिमूव कर दिया गया है। हर हाल में ध्यान रखिए, इंडो नेपाल एनईएफटी रेमिटेंस की बात हो रही है। पिक्चर देखिए, थोड़ा सा रिलेट करिए और याद करिए हर हाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन अपॉइंटेड एज यूएन एसडीजी एडवोकेट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। हम कह रहे हैं कि देखिए दिया मिर्जा पहले से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एडवोकेट हैं। दिया मिर्जा पहले से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एडवोकेट हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं जो कैलाश सत्यार्थी हैं, ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नए एडवोकेट इंडिया की तरफ से बन गए हैं। पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आईएएफ गेट्स एमआरसैम या फिर हम कहें बैरक 8 मिसाइल सिस्टम। ये क्या है, ये पढ़िए ध्यान से। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर बैरक 8 एयर डिफेंस सिस्टम हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इजराइल। आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिल करके इसको बनाया है। अब ये मैंने क्या बताया था, ये मैंने इसको बोला था मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। देखिए जब आप उसको SAM करके याद कर रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो सरफेस टू एयर है। SA मतलब वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, M क्या है, मिसाइल है। नाम याद रखिए, कंट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ मिलके इंडिया ने इसे बनाया है, इंडिया ने इजराइल के साथ मिलके इसे बनाया। वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब। अब आप खुश हो जाओगे पक्का ये न्यूज पढ़ के, हर बार चाइना 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 सुनते रहते हो आप, तो फर्स्ट मोस्ट अट्रैक्टिव तो चाइना ही है, लेकिन सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव जो ऑप्शन है वो इंडिया है। अच्छा, कभी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है किसी जगह को तो अच्छी कंट्री उसके लिए ढूंढी जाती है जहां पे सारी की सारी कंडीशंस फेवरेबल हो। तो वर्ल्ड्स मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब एज पर
ये इंपॉर्टेंट है ना। किसने कहा? मैंने और आपने थोड़ा कहा कि चाइना में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, चलो चाइना चलो। ये कोई कह रहा है ना, तो कौन कह रहा है? कुशमन एंड वेकफील्ड कह रहे हैं, कुशमन एंड वेकफील्ड कह रहे हैं 2021 का इनका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स कौन बनाता है, तो आप कहोगे कुशमन एंड वेकफील्ड बनाते हैं, ठीक है। 2021 वाले में ये कहते हैं कि जो चाइना है ना, ये मोस्ट अट्रैक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग प्लेस। वैसे अट्रैक्टिव है या नहीं वो हमें नहीं पता, हम कह रहे हैं कि सेकेंड मोस्ट अट्रैक्टिव कौन? इंडिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कुशमन एंड वेकफील्ड के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार हम सेकेंड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्टिव हब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर से भी आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ध्यान रखिए और पढ़िए अगला क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 वाला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 वाला। अच्छा, जब कोई इंडेक्स हो तो क्या चीजें पढ़े उसमें से? पहले नंबर पर कौन? इंडिया का रैंक क्या, और वो कौन इंडेक्स बनाता है, कौन बनाता है वो इंडेक्स। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हर बार आपको याद रखनी है। अगर आप कोई पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ रहे हो या कोई आपको कहानी सुना रहा है तो उसकी बात में से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लेना, अभी बोर्ड पे है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड। क्या क्वेश्चन? ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 वाला, हमने क्या कहा उसके हिसाब से इंडिया 46वें नंबर पर है, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, और इसे बनाता कौन है, कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो इसे बनाता है। जनरली लोग इसको वाइपो बोलते थे, तो हम कह रहे हैं वाइपो बनाता है। फर्स्ट नंबर पे स्विट्जरलैंड है, 46वें नंबर पे इंडिया है। किस इंडेक्स में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। अब ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा, हर हाल में आएगा। अब आपके बैंक के एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे, मैं इसलिए बीच बीच में बता रही हूं, और ध्यान से पढ़ो बैंक वाले बच्चों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है। आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। Account aggregators are RBI regulated entities registered as NBFC account aggregators। हम कह रहे हैं RBI के अकाउंट एग्रीगेटर्स रजिस्टर होते हैं। कैसे रजिस्टर होते हैं? एक NBFC की तरह ही रजिस्टर होते हैं, बट NBFC कौन सी वाली? NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। ये कह रहे हैं कि ऐसे लिस्ट होते हैं NBFC AA की तरह, अकाउंट एग्रीगेटर की तरह, RBI के अकाउंट एग्रीगेटर्स एक्ट एज ब्रिज बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स। ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। किसके बीच में ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं? मैं इस पिक्चर से थोड़ा सा समझाऊंगी, 2 मिनट आप इसको पढ़ो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स के बीच में, प्रोवाइडर और यूजर के बीच में लिंक की तरह कुछ काम करता है। वो कौन है? वो एग्रीगेटर्स हैं। ध्यान से सुनिए, लाइक लेंडिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स। अब इधर आ जाइए, जरा पिक्चर पे आइए और जरा पढ़िए। जैसे मैंने कहा, ये डेटा सोर्सेज, मतलब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, BSC फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, HDFC बैंक, SBI, लोगो दिख रहा है ना आपको LIC वगैरह का। तो हम कह रहे हैं, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, हम अभी यहाँ पर इनको ऐसे रख के चल रहे हैं, इनके पास आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। इंफॉर्मेशन ना यहाँ से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचानी थी, इन्होंने आगे आपको लोन देना था। ध्यान से सुनिए, रिलायंस है, ज़ेरोदा है, ICICI बैंक है, हमने कहा ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर है। अब इंफॉर्मेशन यहां इनके पास ऑलरेडी है, आप गए इनके पास, किनके पास? आप गए अकाउंट एग्रीगेटर एप्स पर, आपने जाके यहाँ पे प्रोफाइल बनाया। अब ये आपसे पूछेगा, आपने जब यहाँ पर अकाउंट बनाया, ये एग्रीगेटर है, लिंक की तरह काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के बीच में, इन दोनों के बीच में अकाउंट एग्रीगेटर लिंक की तरह काम करता है। बोला मैंने, तो मैंने कहा इनके पास इंफॉर्मेशन है, यहां आपने अकाउंट बनाया, इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। अकाउंट बनाने पे उसने पूछा क्या इंफॉर्मेशन जो इनके पास थी इनके साथ शेयर कर दूं?
बटन दबाया आपने, इंफॉर्मेशन शेयर हो गई। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, यही मैं लिख रही हूँ और यही आपको पढ़ा रही हूँ कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। हम कह रहे हैं कौन, अकाउंट एग्रीगेटर्स। प्लीज याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किसकी तरह रजिस्टर्ड होते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी कौन बना रहा है। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है, इसीलिए आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को यहाँ पे देख पा रहे हो। राजीव गांधी है इसलिए उनकी शक्ल भी, आप उनकी फोटो भी देख पा रहे हो। ध्यान से पढ़िए, भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी कहाँ पे बनाई जाने वाली है, पुणे महाराष्ट्र में बनाई जाएगी। इसीलिए याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा आने की पॉसिबिलिटी है और आप जान रहे हैं कि नेशनल सिग्निफिकेंस वाली चीज है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवल एक्सरसाइज 4th एडिशन मतलब पहले भी ये हो चुकी है, ये 4थे नंबर की है। एक्सरसाइज का नाम अगर दिया हो तो ऑस इंडेक्स है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स, ये कह रहे हैं, उसको नाम दे रहे। कहां पर एक्सरसाइज हुई है, हमने कहा डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में कौन सी एक्सरसाइज, पानी देखो ना आप पीछे, तो ये नेवल एक्सरसाइज है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज 4थे नंबर वाली, मतलब जो अभी हुई हम उसकी बात कर रहे हैं। वेन्यू क्या है ऑस इंडेक्स का, मैंने क्या कहा, डार्विन ऑस्ट्रेलिया। अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले शिप्स कौन से, कड़मत और शिवालिक। कड़मत और शिवालिक जो है इंडिया की तरफ से शिप्स, किसमें, ऑस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था नए गवर्नर्स हैं आज, तो नए गवर्नर्स में पहले गवर्नर देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। पिक्चर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, उत्तराखंड के नए गवर्नर, उत्तराखंड के नए गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगले गवर्नर देखिए नीचे वाले, तमिलनाडु के नए गवर्नर RN रवि। RN रवि तमिलनाडु के नए गवर्नर, नाम याद रखिए हर हाल में। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है न्यू गवर्नर्स अब पंजाब के, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित नए गवर्नर पंजाब के, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के नए गवर्नर। जगदीश मुखी असम के गवर्नर पहले से हैं, असम के गवर्नर पहले से हैं। आपको ये पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है एक जो इंसान है वो एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर एट ए टाइम हो सकता है। तो यहां बताऊं मैं आपको, इनको नागालैंड का भी चार्ज दिया गया है। जगदीश मुखी असम के गवर्नर पहले से हैं, नागालैंड का एडिशनल चार्ज जगदीश मुखी को दे दिया गया है। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए करंट अफेयर्स के हिसाब से कि नागालैंड के नए गवर्नर कौन, तो जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होगा क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट। ऊपर से एक कंट्री और ऐड हुआ है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स मीटिंग, हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम कह रहे हैं इसका वेन्यू हाइब्रिड मीटिंग थी दुशांबे ताजिकिस्तान में। हाइब्रिड का मतलब वर्चुअल भी और हम कह रहे हैं फिजिकल भी। हम कह रहे हैं दुशांबे ताजिकिस्तान में, हम कह रहे हैं ये वाली शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल के हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। किसका, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहां पर है, बीजिंग चाइना में है। अब जो मैंने कहा था ना नई कंट्री ऐड हुई है, वेन्यू से ज्यादा तो मुझे अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। 9th का न्यूएस्ट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईरान। इन अदर वर्ड्स मैंने आपको ये बता दिया कितने मेंबर नेशंस हैं, 9वां लास्ट अभी वाला ईरान ऐड हुआ है। अब यहाँ पे मैं रैप अप करूंगी। आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।